दिए से दिया का दूसरा हिस्सा। मैं यूएनओ में गया, 9वीं मराशद के दफ्तर में। ऊपर की मंजिल से कोई 42वीं मंजिल थी, यानी 42 मंजिल थी। जब नीचे उतरे तो मेरे साथ साथ चले आ रहे थे। तो जब हम एक डाकखाना पर रुके तो कहने लगे, खैर आगे हो तुम गांव से, ना तुम्हारे पास तालीम है, ना हुस्न है, ना सेहत है। तुम लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हो? तुमने यह डाकखाना देखा है? मैंने कहा, जी देखा है, अमेरिका का डाकखाना है, वाकई बड़ा खूबसूरत है। कहने लगे, खूबसूरती की बात नहीं, ये देखो तुम्हें आवाज़ आ रही है, कर कर्ज कर्ज कर्ज। इस तरह इसमें से आवाज़ आ रही थी। पता है ये क्या हो रहा है? ये टुकड़ों को मोहरें लग रही हैं और मशीनें खुद ब खुद लगा रही हैं। ना कोई आदमी है, ना कोई बंदा, ना कोई परिंदा है। ये देखो वहाँ पर लाकर पैकेट रख देते हैं, टर्ज टर्ज टर्ज, इस तरह से सॉर्टिंग हो जाती है। मैं तुम्हें नोट गिनने की मशीन दिखाता हूँ। मैंने कहा, राशिद साहब इन चीज़ों से इतना मुतासर ना हुआ करें। कहने लगे, नहीं, तुम गामड़ लोगों को बताना चाहता हूँ तो ये खैर मुझे बीच में याद आ गया। तो खैर ये मुझे बीच में याद आ गया। अल्लाह बख्शे, बड़े प्यारे आदमी थे दोनों। तो इब्ने अनशा को गुस्सा था इस बात का, तो वो मुझे हटाना चाहता था। बाहर खड़े इसी तरह से बांस का वो बारीक सा डंडा लिए कहने लगे, मुझे ये बताओ यहाँ क्या है जो तुम्हें किसी किताब में, किसी लाइब्रेरी में नहीं मिलता? कौन सी चीज़ है? मैंने कहा, इंशा कुछ ख़ास नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें मुशाहदे से गुज़रती हैं जो मुख्तलिफ होती हैं। कहने लगे, क्या? मैंने कहा, कल हम गए थे, इस तरह से रक्षा का किराया दिया, उस रक्षा में से उतरे, उस तरह से मैंने पैसे दिए, इस तरह से रक्षा का किराया दिया, इस रक्षा में से उतरे, इस तरह से मैंने पैसे दिए। इस तरह से बाबा जी ने कहा, तूने 5 ही दे देने थे तो क्या था, तूने दित्ते से देना है, तूने कौन सा पल्ले से देना है? तो इंशा खामोश हो गया ये सुन के। अब वो शायर आदमी था, उसकी रूह बहुत प्यारी थी। वो ये तो बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसने सुन ली, ख़त्म हो गया ये सीन। उसके 2 महीने बाद मैं कराची गया तो इंशा जी के दफ्तर मिलने पहुंचा। इंशा बैठा काम कर रहा है, हम गप लगा रहे हैं, इधर की बातें उधर की बातें, बहुत खुश। एक लड़की आई, उसकी सेहत बहुत ख़राब थी, उसकी आंखों में यरकान इतना नुमाया था कि जैसे रंग भरा हुआ पीला। उसने छुपाने के लिए अपनी आंखों में सुरमे की बहुत मोटी तह लगा रखी थी। तो काला बुर्का उसने पहना हुआ आकर खड़ी हो गई इंशा जी के सामने। उसने एक ख़त उनको दिया। वो ख़त लेकर रोने लगा। पढ़कर उस लड़की की तरफ देखा, फिर मेज़ पर रखा, फिर दरवाज़ा खोला। कहने लगा, बीबी मेरे पास इस वक्त ये 300 रुपये ही हैं, ये तो तुम ले लो, फिर बाद में बात करेंगे। कहने लगे, बड़ी मेहरबानी। वो बच्ची की वो लड़की डर सी गई, घबरा सी गई। उसने कहा, बड़ी मेहरबानी, दे दें। वो लेकर चली गई। जब चली गई तो मैंने इंशा से कहा, इंशा ये कौन थी? कहने लगा, पता नहीं। मैंने कहा, और तुझसे पैसे लेने आई थी, तूने 300 रुपये दे दिए, तो उसको जानता नहीं था, तू उसको जानता नहीं था? कहने लगा, नहीं, मैं इतना ही जानता हूँ, ये ख़त है, उसमें लिखा था, मोहतरम इंशा साहब, मैं आपके कलम बड़े शौक़ से पढ़ती हूँ और उनसे बहुत खुश होती हूँ, और मैं यहाँ पर लियारी में एक प्राइमरी स्कूल में टीचर हूँ और मेरी 130 रुपये तनख्वाह है। मैं और मेरे बाबा एक खोली में रहते हैं जिसका किराया 160 रुपये हो गया है और हम वो अदा नहीं कर सकते, और आज वो बंदा सामान उठा के बाहर फेंक रहा है। अगर आप मुझे 160 रुपये दे दें
तो मैं आहिस्ता आहिस्ता करके 10-10 रुपये करके उतार दूंगी। मैं कराची में किसी और को नहीं जानती सिवाय आपके, वो भी कॉलम की वजह से। मैंने कहा, ओए बेवकूफ़ आदमी, इसने तुझसे 160 रुपये मांगे थे तो तूने 300 दे दिए। कहने लगा, मैंने भी तो दित्तों में से दिया है, यानी कि जो मुझे मिला है उसी में से दिया है, मैंने कौन से पल्ले से दिया है। उसको बात समझ आ गई, ये नसीबों की बात है, यानी मेरी समझ में नहीं आई। मैं जो बड़े ध्यान से जाता था, डिक्टेशन लेता था, कोशिश करता था जानने की। मैंने कहा, ओए ये फ़िक्रा तो मैंने कहीं सुना हुआ है। कहने लगा, मैंने कुछ कॉलम लिखे थे, ये उनका मुआवजा था। ये 300 रुपये मेरे पास ऐसे ही पड़े थे, मैंने दे दिए। तो कोई 8 महीने के बाद मेरी फिर उनसे मुलाकात हुई, यानी इंशा साहब से। लाहौर आया तो कहने लगा, वो जो फ़लसफ़ा तेरे बाबा का है बड़ा खौफनाक है और बहुत बड़ा है, उसमें से तो आदमी बाहर नहीं निकल सकता। मैंने कहा, क्यों? कहने लगा, मैंने उस लड़की को 300 रुपये दिए थे तो मेरी जान अज़ाब में पड़ गई। मैं टोक्यो एक मीटिंग अटेंड करने गया था, वहाँ मुझे यूनेस्को से ख़त आया, तुम्हारे $1000 हमारे पास पड़े हैं, वो बताएं हम आपको कहाँ भेजें। मैंने उसके जवाब में लिखा, मैं चूँकि सरकारी मुलाज़म हूँ और सरकारी हैसियत से आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ था, इसलिए मेरी गवर्नमेंट ने मुझे सारा TA दे दिया था। उन्होंने कहा, इसका उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, ये हमारी तरफ से है, जो सारे पार्टिसिपेंट यानी कि जो शिरकत करने वाले हैं उनको तोहफे में दी हुई रकम है। मैंने फ़ौरन ख़त लिखा कि ख़बरदार इसको हाथ ना लगाना, वहीं रखना। उस ज़माने में यही हालात थे डॉलर के जो आजकल चल रहे हैं। मैं वहाँ आकर ले लूँगा। उसकी ये कैफियत हुई। इस 1 साल के अंदर अंदर योरश हो गई पैसों की, ऐसी जगह से आने शुरू हो गए कि उसने सोचा तक नहीं था। 2 साल की ये कैफियत रही। फिर वो वही डंडा लेकर मेरे घर आया, लड़ाई करने। तो मैंने लड़ाई करने के तूने मुझे ये बड़ी लानती बात बता दी है। मैं इतना तंग आ गया हूँ, इससे इतने पैसे मेरे पास आने लगे हैं कि मैं बरता नहीं हूँ। अब मैंने देने बंद कर दिए हैं। खुदा ना करे मेरे सामने कोई तड़प कर मर जाए। मैं कुछ नहीं देता, ये तो अज़ाब है। देते जाओ तो आते जाते हैं। व्हाट इज़ दिस? मैंने कहा, इसका इल्म तो मुझे भी नहीं। मैं तो अभी पूछ रहा हूँ और सीख रहा हूँ कि ये कैसे होता है। तो मैंने ये बात ज़िंदगी में अजीब व गरीब देखी कि अगर आप देते हैं तो वो लौट कर आपके पास आता है। ये सदाए बदगश्त है जो कि लौट कर वापस आती है। आदमी सोचता है ये 70 रुपये थे, उसमें से मैंने 30 रुपये दे दिए। तो मैंने अभी थीसिस लिखना है, PhD करनी है, तो बाद में खर्च करने होंगे। कहाँ से आएंगे? हालांकि ये बात इस तरह नहीं है। अब अल्लाह मियाँ का अजीब व गरीब सिस्टम है, निज़ाम है। वो ये कि जो कुछ आप देते रहते हैं वो कुछ आपका जमा रहता है और अल्लाह मियाँ वो रजिस्टर कभी नहीं देखता। वो दूसरा रजिस्टर मांगता है जिसमें से आप छोड़ आए होते हैं और पीछे रह गया होता है। वो दूसरा मुझे याद आ गया, हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी, वो बहुत सख़त असूली बुज़ुर्ग थे, लेकिन एक बात मैं उनकी कभी नहीं भूलता। उन्होंने फरमाया, जो शख्स तुझसे मांगता है उसको दे। क्या ये तेरे अना के लिए कम है कि किसी ने अपने दस्ते सवाल से तेरे आगे दराज किया? बड़े आदमी की क्या बात है। इस सिलसिले में एक हदीस भी है और वही सरचश्मा है। फिर फरमाते हैं,
और अजीब व गरीब उन्होंने ये बात की है कि जो हकदार है उसको भी दे और जो नाहक का मांगने वाला है उसको भी दे, ताकि तुझे जो नाहक का मिल रहा है कहीं वो मिलना बंद ना हो जाए। देखिए ना हम को क्या नाहक का मिल रहा है, उसकी सारी मेहरबानियाँ हैं, करम है, और हमें उसका शऊर नहीं है कि हमें कहाँ कहाँ नाहक मिल रहा है। कभी आप आराम से बैठकर अपनी ज़िंदगी को, अपने काम को, अपने आप को बैलेंसिंग शिफ्ट बनाने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि 80-90% तो ऐसे ही आ रहा है। ये मेरा इस्तेहकाक नहीं बनता। लोग ऐसे ही रोते हैं कि मेरा हक, और मैं अपने हक की खातिर लड़ूंगा और मरूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ऐसा कभी नहीं होता। बाज़ औक़ात ऐसी जगह से आ जाता है जहां आदमी तसव्वुर नहीं कर सकता, बल्कि बेशतर ऐसे होता है और आता चला जाता है। लेकिन आदमी घबराता है कि अगर मैं कुछ दे दूंगा और देते में से दे दूंगा कमी हो जाएगी। होती नहीं, लेकिन हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग सियाने इस किस्म की बात करते हैं। ये मज़मून था जनाब अशफाक अहमद साहब का। आगे भी कुछ हिस्सा है लेकिन इतना ही काफ़ी है। अशफाक अहमद साहब 22 अगस्त 1925 को पैदा हुए और 7 सितंबर 2004 को वफ़ात पाई। पाकिस्तान से तल्लक़ रखने वाले उर्दू के मशहूर और मरूफ अफसाना नगार, ड्रामा नवीस, नावल नगार, मुतरजम और ब्रॉडकास्टर थे। उनका ड्रामा सीरियल पाकिस्तान टेलीविज़न की लाजवाब ड्रामा सीरियल में से एक है। जनाब अशफाक अहमद ख़ान हिंदुस्तान के शहर होशियारपुर के एक छोटे से गांव खानपुर में डॉक्टर मोहम्मद ख़ान के घर 22 अगस्त 1925 को बरोज़ पीर पैदा हुए। अशफाक अहमद एक खाते पीते पठान घराने में पैदा हुए। आपके वालिद एक काबिल, मेहनती और जाबर पठान थे, जिनकी मर्ज़ी के बगैर घर में पत्ता भी नहीं हिल सकता था। घर का माहौल रवायती था, बंदिशें ही। घर का माहौल जो पठान रवायात हैं उनके मुताबिक ही था। अशफाक अहमद की पैदाइश के बाद उनके वालिद डॉक्टर मोहम्मद ख़ान का तबादला खानपुर इंडिया से फ़िरोज़पुर हो गया। अशफाक अहमद ने अपनी तालीमी ज़िंदगी का आगाज़ उसी गांव फ़िरोज़पुर से किया और फ़िरोज़पुर के एक कस्बा मक्सर से मैट्रिक का इम्तहान पास किया। बकौल अब्दुल हमीद, अशफाक अहमद का हवेली नमा आबाई मकान महल्ला हिजरा वारी पति में वाक़या था। इस एक मंजिला मकान के सामने एक बाड़ा था जिसमें घोड़े, भैंस और दूसरे जानवर बंधे रहते। इसी कस्बा यानी मक्सर के स्कूल में अशफाक अहमद ने 1943 यानी 1943 में मैट्रिक का इम्तहान पास किया। अशफाक अहमद ने FA का इम्तहान भी उसी कस्बा